राधे राधे। एपिसोड 303। सुबह 4 बजे शमशान घाट पर एक चिता जल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चिता की आग ऐसे धधक रही थी जो रात के अंधेरे से भरी जगह को उजाले में भर रही थी। उस चिता के पास ही दो आदमी सफ़ेद कपड़ों में अपने हाथ बांधे खड़े थे। उनमें से एक की आंखों में आंसू के जगह एक जिद दिखाई दे रही थी, ऐसी जिद जो किसी की जान लेने के बाद भी शांत होने वाली थी। कुछ देर बाद चिता की अग्नि शांत हुई। एक आदमी अपने सामने खड़े लड़के के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, विहान बेटा, चलो अब घर चलते हैं। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, अब मेरे जाने का सहारा अब तुम ही हो। विहान ने कहा, अंकल, अरुण और सचेत मेरे भाई थे। मैं उनकी मौत के वजह को कभी नहीं भूल सकता। मैं आज अरुण की चिता की कसम खाता हूँ, मैं उस अंश रायजादा और उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मैं उन्हें खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम विहान देव नहीं। बस आप उनकी बर्बादी का इंतज़ार कीजिए। अरुण के डैड मिस्टर खुराना ने कहा, नहीं विहान, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम गुस्से में कोई गलत फैसला मत लो। नहीं अंकल, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, मैं छुप नहीं सकता, उसने कहा और गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। सुबह 7 बजे हवेली। अंश गहरी नींद में सो रहा था। डॉक्टर रात में ही उसका ट्रीटमेंट करके जा चुके थे। घर में सबको शौर्य के बारे में पता लग चुका था। घर के सब उसके लिए परेशान थे। शिवा रात को ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। सोना, नीलिमा, पीहू और शिवा भी रात भर जाग रहे थे। सम्राट और नीलिमा के बहुत कहने के बाद सोना बच्चों के पास सो गई थी। नीलिमा अंश के पास थी और पीहू शिवी के पास। हॉस्पिटल। लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने शौर्य के शरीर से गोलियां निकाल दी थी। शौर्य खतरे से बाहर था, लेकिन होश आने में वक्त था। डॉक्टर ने तो यह तक कह दिया था कि अगले 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकता है। रिहान, दीप और शिवा शौर्य के पास थे। शिवा ने उन्हें अंश के बारे में बताया तो वे दोनों परेशान हो गए। किसी ने भी तभी तक नालंदा और शौर्य के बारे में नहीं बताया था। उन्हें डर था नालंदा शौर्य का कंडीशन जानकर पैनिक करने लगेगी और इस हाल में उसके लिए यह सब ठीक नहीं होगा। दोपहर 2 बजे अंश ने अपनी आंखें खोली। वह झट से उठकर बैठ गया। दवाई की वजह से उसका सर बहुत तेज घूम रहा था और उसके चोट में दर्द का एहसास था। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे कल रात जो हुआ उसे याद आया, कैसे शौर्य को गोली लगी थी। शौर्य का ख्याल आते ही उसने अपने हाथ में लगी ड्रिप के इंजेक्शन को निकाल फेंका और बेड से उठ गया। उसने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया उसका सर घूम गया और वह वापस से बेड पर बैठ गया। नीलिमा, जो लंच करने के बाद अंश के पास वापस आ रही थी, उसने अंश को होश में आए देखा तो उसके पास आ गई। अंश बेटा, तू ठीक है? उसने कहा और अंश के गले को छू कर देखा। अंश ने उसके हाथ को अपने गाल से हटाया और कहा, मुझे शौर्य के पास जाना है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। नीलिमा बोली, लेकिन अंश, तू अभी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अंश ने उसकी बातों को इग्नोर किया और जाने लगा तो उसने देखा सोना दरवाजे पर खड़ी उसे अपनी नम आंखों से देख रही थी। उसने सोना को देखते हुए कहा, आई हैव टू गो। सोना ने यह सुना और आकर उसके गले लग गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं अंश? आपको पता नहीं कितना डर गए थे। अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट क्राई, आई एम फाइन एंड आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। सोना अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप नहीं जा सकते। आपने अपनी हालत देखी है, आप कहीं नहीं जा रहे। अंश अंश को सोना के ऐसे कहने से गुस्सा आ गया। उसने कहा, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड सोना। मुझे नहीं पता शौर्य कैसा है, उसे मेरी वजह से गोली लगी। तुम समझ रही हो, मैं उसे अकेले छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता।
अंश ने कहा तो सोना अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे देखने लगी। अंश ने सोना के आंसू देखे और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी, आई एम फाइन। मैं उसे देखकर जल्दी आ जाऊंगा। उसने कहा तो सोना कुछ भी नहीं बोली। अंश ने अपना शर्ट पहना और बाहर जाने लगी। तभी सम्राट उसके सामने आते हुए बोला, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अंश ने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। सम्राट ने सोना को देखा। अंश आकर कार में बैठ गया। सम्राट भी जल्दी से बाहर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इधर नालंदा शौर्य के इंतजार में पागल हो रही थी। शौर्य के कहने से उसने वाइट एंड रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह उसके खूबसूरत चेहरे पर शौर्य के लिए परेशानी झलक रही थी। कल रात से उसने शौर्य को ना जाने कितने कॉल किए, लेकिन शौर्य से बात नहीं हो पाई। वजह शौर्य का फ़ोन उसके कार में था और कार अंश के पास। जब से वे लोग साथ थे तब से शौर्य ने एक दिन भी उसे अकेले नहीं छोड़ा था, पर कल रात से उससे बात नहीं होने की वजह से वह बहुत परेशान थी। सुबह से उसे अपने अंदर अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी उसके पेट पर तेज हलचल महसूस हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें भी डैडा की याद आ रही है, फिक्र हो रही है? डोंट वरी बेबी, ही इज़ फाइन। तभी शौर्य की माँ अपने हाथों में चूड़ियाँ ठीक करते हुए बोली, नंदू बेटा, शौर्य से बात हुई? नालंदा ने कहा, नहीं मम्मा, शौर्य से कोई बात नहीं हुई है। हे भगवान, कहाँ रह गया ये नालायक? ऐसी कोई अपनी शादी के दिन करता है क्या? आने दे इसे, फिर मज़ा चखाती हूँ, उसने कहा तो नालंदा मुस्कुराई। मिसिस कपूर नालंदा के पास आई और उसको चीन चीन को ऊपर करते हुए बोली चिन को ऊपर करते हुए बोली, बेटा तुमने बिंदी क्यों नहीं लगाई? अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ, उसने कहा और फिर से कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद नालंदा फिर परेशान हो गई। उसने फिर से शौर्य को कॉल किया, पर इस बार भी उसके हाथ निराशा लगी। दूसरी तरफ अंश डिंशो के से बाहर की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ अंश विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। सम्राट उसे अपनी आंखों के कोने से देखते हुए कार चला रहा था। कार में खामोशी पसरी हुई थी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद अंश बाहर की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये सब क्यों कर रहे हो सम्राट? सम्राट ने यह सुना और उसे कंफ्यूज होते हुए कहा, अंश ने कहा, मेरी मदद करना एंड ऑल? तुम जानते हो ना, तुम चाहे जो भी कर लो, मेरी नफ़रत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी, इस लाइफ में तो कभी नहीं। अंश की बात सुनकर सम्राट उसे देखने लगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर क्या सोच रहे हो और मुझे बिल्कुल भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। अंश ने कहा, तो फिर तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक बंद करो सम्राट। सम्राट इस बार कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अंश सम्राट को छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। दीप ने उसे देखा और कहा, अंश तू ठीक है? अंकल ने हमें बताया तुझे। अंश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, शौर्य कैसा है? पता नहीं, डॉक्टर ने कहा अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा। दीप ने अपना सर हिलाते हुए कहा। अंश शौर्य को मिरर ग्लास वाला वॉल से देख रहा था। शौर्य के नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। वह मशीनों के घिरा हुआ था। दीप ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नालंदा से क्या कहूँ। उसके फ़ोन कॉल को अवॉइड करते मैं परेशान हो गया हूँ। अंश आकर बेंच पर बैठ गया। दीप उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंश वो बहुत खुश था अपनी शादी को लेके। ये क्या हो गया यार, उसने कहा और उनके आंखों में आंसू आ गए। अंश नीचे देखने लगा। सब मेरी वजह से हुआ है। तभी दीप के हाथ में रखा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा वो नालंदा का कॉल है। उसने कहा, नालंदा का कॉल है, शी मस्ट बी वरीड। अंश ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसने फ़ोन पिक करके फ़ोन से लगा लिया कान से। सामने से आवाज़ आई, दीप, थैंक गॉड तुमने फ़ोन उठा लिया। मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। दीप, शौर्य तुम्हारे साथ है ना?
वो ठीक है ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अंश ने उसकी बात सुनी और कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, मैं बोल रहा हूँ अंश। अंश ने कहा तो सामने चुप्पी छा गई। अंश ने कहा, शौर्य हॉस्पिटल में है। अंश का इतना कहना था कि नालंदा दूसरी तरफ से बोली, हॉस्पिटल पर क्यों? वो ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ उसे? अंश ने कहा, ही इज़ शॉट। अंश ने अगले पल कुछ गिरने की आवाज़ सुनी और फ़ोन कट गया। अंश ने फ़ोन दीप को दे दिया। दोनों चुपचाप बैठ गए। इधर नालंदा के हाथ में फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया और फ़ोन बंद हो गया। नालंदा धम से सोफे पर बैठ गई। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम रही हैं। उसके पेट पर तेज़ दर्द हुआ। आहा! नालंदा ने अपने पेट को पकड़ लिया और ज़मीन पर बैठ गई। मिसेस कपूर ने उसकी आवाज़ सुनी और कमरे में बाहर आ गई। उसके पीछे शौर्य के डैड भी आ गए। नंदू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नालंदा ने कहा, मम्मा वो शौर्य हॉस्पिटल में है, उसे गोली लगी है। नालंदा ने कहा तो शौर्य की मॉम परेशान हो गई। उसने नालंदा को अपने सीने से लगा लिया। नालंदा उसे पकड़कर रोने लगी। उसने कहा, मम्मी मुझे शौर्य के पास जाना है। मिसेस कपूर ने कहा, बेटा तुम घर पर रहो, मैं शौर्य के पास जाती हूँ। नालंदा जिद करते हुए बोली, नहीं मम्मी, मुझे शौर्य के पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलिए। मिसेस कपूर ने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, शौर्य को कुछ नहीं होगा। उसने मिसेस कपूर से कहा, सुनो, तुम नालंदा को लेकर बाहर आओ, मैं कार निकाल रहा हूँ। मिसेस कपूर ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद वे लोग भी हॉस्पिटल पहुँचे। नालंदा अपनी हालत को इग्नोर करके सीधा शौर्य के कमरे में भागी। उसने देखा शौर्य बेजान सा बेड पर पड़ा है। वो रो पड़ी, शौर्य ये क्या हो गया? उठो शौर्य, मुझसे बात करो, देखो मैं हूँ तुम्हारी नालंदा, उसने कहा और उसके सीने पर अपना सर रखकर रोने लगी। मिस्टर एंड मिसेस कपूर भी उसके पीछे आ गए। मिसेस कपूर भी शौर्य को देखकर रो पड़ी। मिस्टर कपूर ने दीप और अंश को देखा। दीप उसके पास आकर उसके गले लग गया। उसने कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, शौर्य ठीक हो जाएगा। पर यह कैसे हुआ? अंश ने कहा, मेरी वजह से। दीप ने उसे हैरानी से देखा। उसने कहा, अंश ये तुम्हारी गलती नहीं है। अंश ने कुछ भी नहीं कहा, पर नालंदा ने उसकी कही बात सुन ली थी। वो शौर्य के पास से अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ अंश रायज़ादा, सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी से खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये भी नहीं सोचते उसके आसपास के लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है तुम्हारे कुछ करने से। तुम एक हार्टलेस क्रूअल इंसान हो। इंसान, मेरी नज़र में तुम कभी इंसान थे भी नहीं। तुम एक राक्षस हो, राक्षस। तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता? अरे होगा भी कैसे, तुम द ग्रेट माफिया किंग अंश रायज़ादा जो हो। तुम्हें लोगों की ज़िंदगी से खेलने में मज़ा आता है। अगर शौर्य को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, याद रखना, उसने कहा और अपनी लाल आंखों से अंश को घूरने लगी। अंश ने कुछ भी नहीं कहा और बस वह उसे देखता रहा। नालंदा बोली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने कहा और अपना पेट पकड़कर पीछे हट गई। उसने अपने पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। दीप ने यह देखा और उसे संभाल लिया। नंदू तुम शांत हो जाओ, शौर्य ठीक हो जाएगा, उसने कहा तो नालंदा दीप के सीने से लग गई। उसने अंश के तरफ इशारा करते हुए कहा, दीप मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, अगर मेरे शौर्य को कुछ हुआ भी तो, उसने कहा और रोने लगी। धीरे धीरे उसके पेट में दर्द बढ़ने लगा। आह, उसने अपने पेट को पकड़ लिया और वो बेहोश हो गई। नंदू बेटा, मिस्टर कपूर ने कहा और डॉक्टर को आवाज़ देने लगे। डॉक्टर, डॉक्टर। दीप ने नालंदा को उठाकर सोफे पर लिटा दिया। डॉक्टर ने उसकी आवाज़ सुनी और अंदर आ गई। उसने नालंदा को देखा। उसने कहा,
ओह गॉड, इनकी बीपी बहुत हाई है। आप इन्हें इस हालत में स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? इतना स्ट्रेस इनके बेबी के लिए ठीक नहीं है। गीप ने कहा, आई एम सो सॉरी डॉक्टर। इनसे शौर्य को इस तरह देखा और ये पैनिक हो गई। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, इन्हें दूसरे कमरे में ले आइए, मुझे इन्हें ड्रिप लगानी होगी। दीप नालंदा को लेकर डॉक्टर के पीछे चला गया। लगभग आधे घंटे बाद नालंदा को होश आया। उसने देखा वो आईसीयू में है। अपने आप सर पकड़ लिया। शौर्य, उसने कहा और जल्दी जल्दी उठने लगी। वो जाने को हुई तब उसकी नज़र सोफे पर बैठे अंश पर पड़ी। अंश उसे देख रहा था। नालंदा ने उसे देखा और कुछ वक्त पहले किए अपने बिहेव को याद करते हुए अपने सर झुका लिया। वो जाने लगी तो अंश ने उसे रोक दिया। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। नालंदा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अंश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, देखो, शौर्य ठीक हो जाएगा, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आज शौर्य इस हाल में मेरी वजह से है। उसकी इस हालत पर तुमसे ज़्यादा दुख मुझे हो रहा है। वो मेरे साथ तब से है जब हम 15 साल के थे। हम दोस्त कम भाई हैं। मैं भी चाहता हूँ शौर्य ठीक हो जाए। उसके ठीक होने पर सबसे ज़्यादा खुश मैं हो जाऊँगा। बस तुम अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं। वो आगे कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। नालंदा खड़ी अंश को सब बातें को सोचने लगी। अंश इस तरह कब से बन गया? शायद इसलिए क्योंकि अब वो भी पिता बनने की खुशी से ज़्यादा दूर नहीं था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू साफ किए और आईसीयू से बाहर आ गई। शौर्य की मॉम बाहर ही खड़ी थी। नालंदा ने कहा, मम्मा, शौर्य। मिस्टर कपूर ने शौर्य के वार्ड की तरफ इशारा किया। नालंदा सीधा अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कोई उसके लिए बाहें फैलाए उसके अपने बाहों में आने का इंतज़ार कर रहा था। नालंदा के आंसू की धारा बहने लगी। वो शौर्य के गले से लग गई। नंदू, आई एम सॉरी, मैं हमारी शादी के वक्त रहते पहुंच नहीं पाया। नालंदे ने कहा, शौर्य। शाम 7 बजे अंश हवेली पहुंचा। सोना आयांश के साथ गार्डन में बैठी अंश का इंतज़ार कर रही थी। उसने अंश को देखा और भागकर आकर उसके सीने से लग गई। अंश। अंश ने उसका सर पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी। सोना ने कहा, डैड ने बताया शौर्य को होश नहीं आया है। अंश ने कहा, वो अब ठीक है। आयांश बैठकर अंश को देखने लगा। अंश उसके पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने कल रात तुम्हें डरा दिया। आयांश अंश को देखने लगा। अंश ने उसके सर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।